नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। 2025 में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड का प्रदर्शन लगभग मिला जुला रहा, लेकिन बजट के बाद इन फंड्स पर निवेशकों की नजर टिकी है क्योंकि इंफ्रा, बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर्स को बजट में बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो वहीं कंजम्पशन थीम पर भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। तो क्या अब इन फंड्स में बनेगा पैसा और क्या बजट को देखते हुए सेक्टोरल फंड्स बन सकते हैं आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा, और क्या होनी चाहिए इस फंड पे आपकी स्ट्रैटेजी, ये सब जानेंगे हम आज के हमारे शो में हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और क्योंकि बजट सर बहुत करीब है और इसीलिए बजट जब करीब आता है तो फिर उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी देखने लगते हैं। ऐसे में सेक्टोरल थीमेटिक फंड सर, जिसने 2025 में काफ़ी मिला जुला हमने देखा कि रिटर्न दिया, और इस वजह से हमने ये भी देखा कि कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे नहीं भी बनाया। आपको क्या लगता है कि बजट से उम्मीदें रखें? देखिए स्मिता, आई थिंक आपने जैसा बिल्कुल सही कहा। बजट जो है एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, हर साल आता है, राइट? तो उस पर ध्यान रखना जरूरी है। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ, अगर आप एक साल में देखें तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में चेंजेस हो या जो जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं, उससे हमने काफी जो देखा है असर कंजम्पशन के ऊपर पड़ा है और दूसरे सेक्टर्स के ऊपर पड़ा है। जहां तक बजट का सवाल है, देखिए जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग करना, दो चीजें हैं। एक तो सेक्टर में पोटेंशियल है तो है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये देख के कि उसमें बजट में कुछ आएगा, इवेंट बेस्ड अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ा रिस्की होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बजट में अगर कुछ मिल भी गया जो हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में बजट में उतना कुछ मिला उस सेक्टर को जितना मिलना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि अगर हमें पता है कि कुछ मिलने वाला है तो पूरी मार्केट को पता है, तो काफी बार क्या होता है कि वो जो भी मूवमेंट होना है वो बजट से पहले हो जाता है और बजट के बाद जो है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। और वैसे भी बाय नेचर स्मिता, सेक्टर फंड जो है उसमें आपकी टाइमिंग जो है एग्जिट और एंट्री की बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। हमेशा मेरा ये मानना है कि अगर आप एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है, आप जो पोटेंशियल वाले सेक्टर हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन उसको टाइम करना और उसको बजट में एंटिसिपेट करना कि क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्मिता, तो हर साल बजट आएगा, जनरल इलेक्शन आएंगे, असेंबली इलेक्शंस आएंगे, यूएस के इलेक्शंस आएंगे, बहुत सारे इवेंट हैं। तो इवेंट बेस्ड प्रोसेस जो इन्वेस्टिंग है वो कभी कभी रिस्की होता है और ज्यादातर रिस्की होगा मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, ये पोटेंशियल हो सकता है। आप कैसे निवेशक हैं, क्या आप में वो क्षमता है उसको पहचानने की, उसमें इन्वेस्ट करने की, उसके ऊपर आपको अपना डिसीजन बेस करने की जरूरत है। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी सर कि इवेंट बेस्ड आप इन्वेस्टमेंट कम से कम म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि नहीं ही करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि उसके लिए और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पर और भी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलती है, जैसे स्टॉक्स वगैरह, जहाँ पर बजट के हिसाब से हम ऊपर नीचे जाते हुए स्टॉक्स भी देखते हैं और वहाँ एक अच्छा खासा हम देखते हैं कि लोग उतनी ही टाइम स्पैम में एक अच्छा प्रॉफिट भी उससे कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड को लेकर थोड़ी उम्मीद जगती है क्योंकि हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं ये और थीम स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे में पराशर जी, हमने 2025 में देखा कि इसका ट्रेंड घटा। लगभग मार्च की अगर मैं बात कहूँ तो उस समय तो हमने देखा था कि इसका जो इनफ्लो था एमफी के आंकड़ों में वो 97% तक कम हो गया था। यानी कि लोगों ने इससे पैसा डाला नहीं नया, बल्कि जो थे वो बने रहे, नया कोई पैसा इसमें नहीं आया। सेम ये हाल हमने इसका साल भर 2025 में देखा है। काफी वॉलेटाइल ये पूरा का पूरा सेक्टर थीमेटिक जो फंड है वो रहा। आपके हिसाब से आगे किस तरीके की संभावना दिखती है इसमें? देखिए बिल्कुल, ये जैसे बजट को लेकर जैसे हेमंत जी ने कहा ये इवेंट बेस्ड है, तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड को अगर हम समझें तो ब्रॉडली एक सेक्टर या एक थीम में 80% इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है और अगर रिस्कोमीटर में देखें तो ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। मतलब वैसे तो इक्विटी अपने आप में एक रिस्की कैटेगरी है, विद इन इक्विटी में भी ये सबसे हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैटेगरी है। अब निवेशक ने क्या किया 2024-25 में, स्मिता जी अगर देखें तो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है कि एक एएमसी के पास एक ही लार्ज कैप या मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है, दो लार्ज कैप नहीं हो सकते। लेकिन सेक्टोरल थीमेटिक फंड में करीब करीब
60-65 कैटेगरीज हैं, तो एक एएमसी करीब करीब 50-60 सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स लॉन्च कर सकता है। और जब भी कोई सेक्टोरल थीमेटिक फंड लॉन्च किया जाता है, वो अपने आप में एक स्टोरी या एक आइडिया होता है, तो वो स्टोरी निवेशकों को अच्छी लगती है। और जब भी निवेशक उसमें एंटर करते हैं, जैसा कि अभी हेमंत जी ने भी कहा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंट्री और एग्जिट। तो ये करना काफी मुश्किल होता है और ज्यादातर निवेशक पुरानी परफॉर्मेंस को देख के एंटर करते हैं, जैसे पीएसयू सेक्टर में एंटर किया था या डिफेंस में एंटर किया था। तो ये कभी कभी एक रिस्की प्रोपोजिशन है, क्योंकि जब आप एंटर कर रहे हैं तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस आ चुकी है उस सेक्टर की और थोड़ी बहुत बची है, और जब भी साइकिल चेंज होगा तो करेक्शन भी उतनी ही तेजी से आएगी जितनी तेजी से ऊपर गया है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है, तभी आपको इस टाइप के फंड्स में निवेश करना चाहिए। ये सोच के नहीं कि कोई एनएफओ आया है, कोई नई स्टोरी है तो मुझे निवेश करना ही है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्मिता जी मैं सजेस्ट करूंगा कि 10 से 15% से ज़्यादा आपको थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। इसको ऐसा समझ लें कि जैसे खाना है, उसमें मसाले डाले जाते हैं स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए, बस उतना ही निवेश करें। मेन खाना इसको ना बनाएं कि आपने सारा ही बैंकिंग सेक्टर फंड में डाल दिया या फार्मा फंड में डाल दिया। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, और नए निवेशक तो बिल्कुल सेक्टोरल थीमेटिक से शुरुआत ना करें। और इसका सबसे बेटर स्ट्रैटेजी, अगर आप चाहते भी हैं कि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में निवेश करना है, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि थीमेटिक फंड ऑफ फंड कैटेगरी है, या फिर बिजनेस साइकिल एक कैटेगरी है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर कॉल लेता है, उसको लगता है कि कौन सा सेक्टर या थीम अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बेसिस पे वो वहाँ पे निवेश बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको करना भी है तो इस टाइप की कैटेगरीज में निवेश करें, जहाँ पे फंड मैनेजर डिस्क्रिप्शन ले, ना कि आप ऐसी गलती करें कि एक एंट्री और एग्जिट में गलती कर जाए और रिटर्न्स में काफी नुकसान उठाने को मिले। बिल्कुल, लेकिन पराशर जी, आपके ये नमक वाले बयान से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बीएफएसआई फंड बहुत पसंद आते हैं, और डिफेंस फंड ने तो जैसा किया वो तो हमने देखा कितना अच्छा रिटर्न रहा हमने, और खास करके अगर नाम ले तो एचडीएफसी डिफेंस फंड का हमने अच्छा खासा एक रिटर्न देखा, लेकिन बाद में ये भी देखा कि फंड्स नहीं भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर भी सर, मैं फंडामेंटली आपसे जानना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सेक्टोरल थीमेटिक फंड एक आइडियल चॉइस हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड का फर्ज है, या जो उनकी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि हर तरह के फंड आपको एज एन इन्वेस्टर देंगे। सेक्टर फंड में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाना। सेक्टर फंड, अगर आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उसके अंदर सेक्टर को पहचानना, उसमें एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये समय समय पे हमने देखा, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट्स है वो साइक्लिकल रहते हैं, तो उसके लिए वो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे आपने एग्जांपल दिया, डिफेंस फंड है, ऐसे और भी फंड्स हैं, चाहे वो थीमेटिक फंड की बात करें तो पीएसयू इक्विटी फंड जो थे, और उससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहे हैं, पहले पावर सेक्टर फंड, बहुत सारे सेक्टर फंड्स हैं जिन्होंने समय समय पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि सेक्टर फंड को आपको कभी भी हाथ नहीं लगाना है। हम ये कह रहे हैं कि आप सेक्टर फंड में पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन ये दो चीजें क्रूशियल है। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई सही सेक्टर को पहचान लो और सही समय पे पहचान लो, और आपका एलोकेशन देखिए स्मिता, इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर मैंने सेक्टर को पहचान भी लिया और मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख का है और मैंने 50,000 या 1 लाख अगर डाल भी दिया, वो 2% अगर वो 100% भी रिटर्न देगा तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या फर्क पड़ेगा। तो सेक्टर पहचानना, उसकी एंट्री एग्जिट, और कुछ क्वांटम कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो चाहे अपने हिसाब से 10% भी हो सकता है, वो 20% भी हो सकता है, क्योंकि आप 3-4 सेक्टर का अगर एक पोर्टफोलियो बनाए तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए इक्विटी खुद से एक काफी एग्रेसिव एसेट क्लास है। काफी सारे निवेशक जो नॉर्मली एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं हमारे लॉन्गर पीरियड एक कॉर्पस बनाने के लिए, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना कहीं महंगा पड़ सकता है। हाँ, एक बार मैंने बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, मेरी रिस्क प्रोफाइल मुझे अलाउ करती है, और मुझे लगता है या तो मैं किसी की एडवाइस ले रहा हूँ या खुद से पहचान कर सकता हूँ, तो बिल्कुल सेक्टर फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है, सही या गलत वो एक अलग चीज है कि भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव लोगों ने एलोकेशन किया है, लेकिन हमने सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड के एयूएम को काफी बढ़ते हुए देखा है। तो बिल्कुल जगह है, लेकिन हर निवेशक के लिए नहीं। कुछ निवेशक या एक सेगमेंट है, एक सेक्शन है जो इसको पहचानते हैं और उनको पोटेंशियल को पहचानते हैं, अपना रिस्क को पहचानते हैं, वो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो कुल मिला के एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में से मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्टोरल फंड्स अलग होते हैं और थीमेटिक फंड्स अलग तरीके के फंड होते हैं। दोनों अलग-अलग हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टाइल हैं जो आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो में शामिल करना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जानना। तो इसलिए पराशर जी मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड इन दोनों की एक आइडियल स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि सेक्टोरल फंड जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है या आईटी सेक्टर है, तो आपने सेक्टोरल फंड में निवेश किया, वो उसी एक सेक्टर में ही उसको 80% निवेश करना होगा, उसी टाइप के स्टॉक्स में निवेश करना होगा। तो ये थोड़ी कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी हो जाती है। वहीं पे थीमेटिक सेक्टर में कैटेगरी में आपको एक थीम मिल जाती है जिसमें कई सेक्टर आ सकते हैं। जैसे कंजम्पशन है, उसमें रिटेल भी आ सकता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर भी आ सकता है और बैंकिंग भी आ सकता है। तो कई सारे सेक्टर्स उसमें थीम में आ सकते हैं। तो कंजम्पशन या थीम जो भी है वो थोड़ा सा सेक्टर से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो ये तो दोनों में ये फ़र्क है। दूसरा, मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप थीमेटिक फंड ऑफ फंड कैटेगरी में जाएं, जहाँ पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कॉल ले रहा है, या फिर बिजनेस साइकिल की उस साइकिल को समझते हुए उस टाइप के स्टॉक्स में फंड मैनेजर निवेश कर रहा है, तो वो बेटर स्ट्रैटेजी है। बट अगर आप स्मिता जी देखें, आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी जाते हैं जैसा आपने बोला भी, तो वो एचडीएफसी और आईसीआईसी के स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड फंड में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बस एक फोकस है कि 80% बैंकिंग के ही शेयर्स होंगे। तो अगर बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो टैक्टिकल कॉल है, 10 से 15% तक ही इसमें आपको निवेश करना चाहिए, और वो भी जब आप एंट्री और एग्जिट को बहुत अच्छे से समझ पाए तभी आपको निवेश करना चाहिए। अदरवाइज जो जैसा मैंने बताया कि आप फंड ऑफ थीमेटिक फंड ऑफ फंड कैटेगरी में जाएं या फिर बिजनेस साइकिल कैटेगरी में जाएं, जहां पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कॉल ले रहा है, तभी आप इसमें निवेश करें। ओके, अब सर एक चीज़ और है। अब कई लोग हम देखते हैं कि एक ही सेक्टर में ऑलमोस्ट एक ही सेक्टर के फंड लेकर जो अपना पोर्टफोलियो है उसका वेटेज बढ़ा देते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि रिस्क एपेटाइट जो होती है वो भी अपनी बढ़ा लेते हैं। ऐसे में एक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी के भी पोर्टफोलियो में, अगर वो सेक्टोरल और थीमेटिक इन दोनों ही फंड को शामिल कर रहा है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर कैसी स्ट्रैटेजी उनको लेकर चलनी चाहिए? देखिए, स्मिता, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। एक, जो आम निवेशक है वो समझ के रखे कि अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टेड हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, एज एन इन्वेस्टर अगर आपको पोटेंशियल दिख रहा है तो आपके फंड मैनेजर को भी दिख रहा है। तो मेरा एक, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आम निवेशक है वो ये समझ के चले कि अगर आपका फंड अच्छा कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो फंड मैनेजर कहीं ना कहीं आपके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे हैं और उन फंड्स और थीम के अंदर पैसा डाल रहे हैं जहां पे उनको पोटेंशियल दिख रहा है और वाकई में वो परफॉर्म भी कर रहा है। अब अगर हम उन निवेशकों की बात करें जो खुद से सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड की में डालना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, एक सेक्टर फंड डालना, ऑब्वियसली सेक्टर फंड इटसेल्फ कंसंट्रेटेड है, फिर उसमें भी अगर आप एक ही सेक्टर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है वो काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर टाइमिंग और कितना पोटेंशियल है वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर आप सेक्टर फंड को देखें और आपने अगर एक परसेंटेज डिसाइड किया कि मेरे पोर्टफोलियो का 10 या 15 या 20% पोर्टफोलियो जो है वो सेक्टर थीमेटिक में जाएगा, तो 2 या 3 फंड आप डेफिनेटली रखिए। उसमें से मे बी एक अच्छा थीम हो सकता है, 2 सेक्टर हो सकते हैं। एक ही फंड में लगाना मुझे लगता है थोड़ा काफी रिस्की है। इस समय पे अगर हम बात करें, देखिए जैसे हमने बात की कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमारा जो सरकार है उसका फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी के ऊपर, तो वो एक डेफिनेटली पोटेंशियल है, लेकिन उसमें हमने देखा है कि वो थोड़ा परफॉर्मेंस जो वो इनकंसिस्टेंट रहता है। दूसरी अगर हम बात करें, हमने पिछले 1 साल में क्या देखा कि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, राइट? जीएसटी में चेंजेस हुए, इनकम टैक्स में चेंजेस हुए, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बेस्ड जो लगता है, मुझे लगता है थीम जो है वो काफी अच्छा है। बीएफएसआई में भी चाहे तो आप एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएं, उसमें भी अगर आप चाहें फाइन ट्यून करना, तो उसमें ऐसे फंड्स हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, या फिर अब ऐसे भी फंड्स हैं जो कैपिटल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जैसे ब्रोकिंग फर्म होगी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा थीम है, ऐसा जो सेक्टर है जहां पे काफी सारा पोटेंशियल है, क्योंकि जो भी वेल्थ बन रही है अल्टीमेटली इन्हीं कंपनीज और इन्हीं सब सेक्शंस के थ्रू बनने वाली है। तो ये एक अच्छी, मुझे लगता है काफी पोटेंशियल है इसके अंदर, जिसमें निवेशक डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एक ऐड ऑन है, क्विकली मैं चाहूंगी इस पर आप कर दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी सब लोगों को रहता है कि कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं ये, या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो का इनको हिस्सा बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, कोर तो नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्निकल एलोकेशन है, तो ऑब्वियसली वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना पड़ेगा उसको। सिर्फ उसके अंदर आप कितनी होल्डिंग, कितना परसेंटेज रखते हो,
वो डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टर के ऊपर। कोर होल्डिंग में क्या है, कोर होल्डिंग जनरली ऐसी होती है जो ओवर लॉन्गर टर्म आपको उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। हमने बार बार ये बात की है कि ये जो सेक्टर थीमेटिक फंड है इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोर पोर्टफोलियो नहीं होगा, ये आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ओके, तो ऐसे में अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से निवेशकों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो इसमें कर सकते हैं एलोकेशन। तो पराशर जी, आप जरा बताइए कि कौन से निवेशक इसको ले सकते हैं, किसके लिए सबसे सूटेबल लगता है आपको? देखिए स्मिता जी, जैसे मैंने बताया कि ये रिस्को थर्मोमीटर में सबसे हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स दोनों प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे। तो जो लोग रिस्क समझते हैं और सेक्टर्स को समझते हैं कि भाई इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, उसकी बारीकियों को समझते हैं, वही निवेशक इसमें निवेश करें। और एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में कैटेगरीज में जाएँ, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड है, उसी टाइप के स्टॉक्स में कैटेगरीज में निवेश करें। सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में जो लोग बिल्कुल मैच्योर हैं, समझ चुके हैं मार्केट के उतार चढ़ाव को, 2-4 साइकिल्स देख चुके हैं और रिस्क ले सकते हैं, वही निवेशक इसमें निवेश करें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी, और साथ में ये भी आप लोगों ने बताया कि कौन से और किस तरीके के निवेशकों को उसमें निवेश करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जिस पर बजट के वजह से रखनी होगी नजर, क्योंकि बजट की वजह से इन फंड्स में आ सकती है तेजी, इसलिए ये बन सकते हैं आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर और बात करेंगे एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की ऐसी स्ट्रैटेजी पर जिससे आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस हो सकता है और साथ में वो हर मार्केट साइकिल में आपको दिला सकता है बहुत सारा प्रॉफिट। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है रोहित मट्टू, नेशनल हेड रिटेल सेल एक्सिस एमएफ की तरफ से। रोहित सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एसेट एलोकेशन के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं और मुझे लगता है सबसे अच्छी जो स्टाइल होती है जिस पर हम सबसे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं निवेश की, वो यही होती है। ऐसे में आपके हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए एसेट एलोकेशन की कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? स्मिता, पहले तो बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो में लाने के लिए। एसेट एलोकेशन जैसे आपने बोला एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा डालें एट द सेम टाइम। तो हम इसको बोलते हैं एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो अपने लिए बनाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे मतलब जो हमारे पेरेंट्स थे वो इन्वेस्ट करते थे कभी प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, उससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं था, और अगर उनका साइकिल खराब हो जाता था तो पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता था। बट व्हेन यू डू जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो क्या होता है कि आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करते हैं, जिसमें एक जो इक्विटी पोर्शन है वो आपको ग्रोथ देने का ट्राई करता है, एक जो डेट और लिक्विड का पोर्टफोलियो है वो आपको स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, और मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और इत्यादि आपको एक हेज प्रोवाइड करते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। और अगर आपने एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, एज लॉन्ग एज आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है, एक ना एक जरिया और एक ना एक पहिया आपका काम करता रहेगा। बिकॉज अगर इक्विटी काम नहीं किया, जनरली डेट तो एक स्टेबल रिटर्न देता ही है, उसके साथ में मेटल्स काम करते हैं। गोल्ड सिल्वर यूजुअली जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करती या इक्विटी मार्केट्स अच्छा नहीं करते, हमने देखा है मेटल्स थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो एट एनी किसी भी टाइम पे, किसी भी मौके पे एक एसेट क्लास आपके लिए काम करता है। इसीलिए बहुत जैसे हमारे हम हमेशा बोलते हैं, एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सिमिलरली अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज हर इन्वेस्टमेंट या एसेट साइकिल का एक साइकिल होता है। तो आप ऐसा नहीं चाहते कि आप उस इन्वेस्टमेंट डाउन साइकिल में पार्टिसिपेट करें और उसकी वजह से आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं हो। सो बहुत ही जरूरी है एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें हर चीज हो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसका एक बोलते हैं ना दायरा चेंज हो जाएगा, बट हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहना, डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना पाए रादर देन बहुत बड़ा वॉलेटाइल पोर्टफोलियो बनाए।
बिल्कुल, और ये सबसे ज़्यादा हमने इसका आप कह सकते हैं कि देखा है ये 2025 में एसेट एलोकेशन जिसने किया और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, तो कैसे उसका पोर्टफोलियो इस बार चमका। खैर, करेक्ट। फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, रिटेल निवेशकों के लिए सही होता है ये करना, करते रहना हमेशा? सबसे ज़्यादा आप मुझे बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने पार्टनर्स को या अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि अगर पहला इन्वेस्टमेंट आपका है ना, तो आप एसेट एलोकेशन जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के, उनमें ही इन्वेस्ट करें। बिकॉज़ जब आप नए होते हैं आपको रिस्क नहीं समझता है। और जैसे आपने बोला 1 साल पहले मोस्ट ऑफ द नए जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे वो स्मॉल कैप में आ रहे थे या प्योर इक्विटी फंड्स में आ रहे थे। और उन सब का रिटर्न आज की डेट में या सिंगल डिजिट में 1 साल के बाद भी लोअर सिंगल डिजिट में है या कुछ कैटेगरी में माइनस में है। अब मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर आया और उसने ऐसा मार्केट का रुझान देखा, वो शायद कभी भी मार्केट में वापस नहीं आएगा। वो बोलेगा मैं अच्छा खासा एफडी में पैसा रखता था, मैं वहीं रखूंगा। बट होता क्या है, ऐसे इन्वेस्टर्स फिर जो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है मार्केट्स की लास्ट 10 15 20 साल की और जो आगे रहेगी 15 20 साल, वो मिस कर जाते हैं। सो मेरा मानना है रिटेल इन्वेस्टर को और नए इन्वेस्टर को स्पेशली शुड गो इनटू एसेट एलोकेशन। बहुत बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मार्केट में अच्छा हो जाता है। वो वॉलेटिलिटी को मतलब वो सहन नहीं कर पाएंगे अगर आपने उनको ऐसा एक रिस्की एसेट क्लास में ज्यादा पैसा डालते हैं, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए तो मेरे को लगता है रिटेल के लिए ये एक सबसे बेहतरीन जरिया है पैसा निवेश करने का। कभी भी पूरा पैसा एक टाइम पे इक्विटी में या स्मॉल कैप में या सेक्टोरल थीमेटिक फंड में ना डालें। उसको अच्छे से एलोकेट करिए, डेट भी कुछ पोर्शन रखें, गोल्ड सिल्वर में थोड़ा पैसा रखें और इंटरनेशनल इक्विटी में भी रखें। बिकॉज कभी कभी कंट्री का रिस्क भी होता है। ऑब्वियसली हम बहुत बुलिश हैं इंडिया पे, बट अगर थोड़ा सा पैसा आप बाहर के फंड जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। कुछ फंड्स ऐसे हैं इंटरनेशनल फंड्स, उसमें भी थोड़ा सा एलोकेशन रखें तो आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाता है। इसी के साथ आप ये भी बता दीजिए कि ये अलग अलग एसेट क्लास का रोल क्या क्या होता है पोर्टफोलियो में, एंड साथ में ये भी कि रिस्क को ये कैसे मैनेज करता है। तो जैसे मैंने बोला कि जो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स होते हैं वो आपको ग्रोथ देने के लिए होते हैं। बिकॉज इक्विटी फंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए जो रिटर्न्स है, थोड़ा ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा होंगे, वॉलेटिलिटी बड़ी होगी। एट द सेम टाइम डेट आपको एक स्टेबल रिटर्न्स देता है। आपको इतनी चिंता नहीं करनी वहां पे, बिकॉज जो फंड मैनेजर्स हैं यूजुअली दे वो पूरा ट्राई करते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट डेट पेपर्स में पैसे लगाएं तो आपको एक स्टेबल इनकम वहां से मिले। लिक्विड फंड्स आपकी लिक्विडिटी के लिए, मान लीजिए आपको कुछ पैसा ऐसा है जो आपको हमेशा लगता है कि शायद मुझे विद इन अ ईयर चाहिए, विद इन 2 3 महीने चाहिए, वो आप लिक्विड फंड में रखिए ताकि आपका लिक्विडिटी भी टेकन केयर हो। और मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, लार्जली गोल्ड आपको एक हेज प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास का एक अलग तरीका है। दूसरा चीज है, जब आप एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो करते हैं, देखा गया है जो जो भी स्टडीज हम लास्ट 15 20 साल की करें, आपका जो मार्केट में है रिस्क को नापते हैं एक स्टैंडर्ड डिविएशन से। सो जो एक प्योर इक्विटी फंड होता है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन से ऑलमोस्ट आधा स्टैंडर्ड डिविएशन एक मल्टी एसेट फंड का होता है। मान लीजिए जो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, बट रिटर्न जो होता है 1 से 1.5% नीचे ही होता है। सो मतलब आप रिस्क बहुत कम लेते हैं जबकि रिटर्न 1 1.5% ही नीचे है। सो दैट्स वाई ये बहुत ही एक अच्छा प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट जरिया है हमारे निवेशकों के लिए, नए निवेशकों के लिए और वो निवेशकों के लिए जो रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते, जो एक स्टेबल इनकम चाहते हैं और रिस्क कम बट रिटर्न थोड़ा सा इक्विटी से कम, उनके लिए परफेक्ट एक प्रोडक्ट है। क्या ट्रेंड चेंज होते हुए आप देख रहे हैं क्या इन्वेस्टमेंट का, और इस ट्रेंड के साथ अगर मान लीजिए कोई चलता है तो उसे क्या हमेशा अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहना बहुत जरूरी होता है? स्मिता देखो, बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो एटलीस्ट साल में एक बारी तो रीबैलेंस करें। बिकॉज जैसे लास्ट ईयर मान लीजिए अगर आपने रीबैलेंस किया होता तो आई एम श्योर आपको एक ट्रेंड नज़र आता कि इक्विटी ओवरहीट हो गया है, वैल्यूएशंस ओवर द रूफ हो गए थे और लग रहा था कि मार्केट्स शायद इस वैल्यूएशन को बहुत देर सपोर्ट नहीं करें, बिकॉज रुझान ऐसे लग रहे थे कि अर्निंग्स अच्छी नहीं हो रही। तो अगर आपने रीबैलेंस किया होता तो ऑब्वियसली आप इक्विटी से हट के शायद किसी और एसेट क्लास में थोड़ा एलोकेशन बढ़ा देते। तो रीबैलेंस करना तो बहुत जरूरी है। हम सिर्फ बैठ के ये सोचे कि हम 10 15 20 साल रखेंगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप रिटर्न्स बना लेंगे। बट वो 1 2% का जो हम अल्फा बोलते हैं वो जनरेट तब होगा जब आप सही समय पे सही कदम उठाते हैं। तो रिबैलेंस करना तो बहुत जरूरी है। दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रुझान आ रहा है एटलीस्ट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है अभी मार्केट में, मल्टी
एसेट फंड्स में बहुत ज़्यादा पैसा अक्रॉस हाइब्रिड और इक्विटी फंड्स में जितना पैसा आ रहा है उसमें से मल्टी एसेट में काफ़ी पैसा आ रहा है। वो हमें 2 चीज़ें बताता है। एक तो हमारे निवेशक भी मैच्योर हो गए, उनको समझता है कि किस टाइम पे, बिकॉज़ बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो खुद कॉल नहीं लेना चाहते कि हम इक्विटी में जाएँ, डेट में जाएँ, या इस वक़्त कितना सही रहेगा कि गोल्ड और सिल्वर जो एक रैली हुई है उसमें कितना इन्वेस्ट करें। तो वो क्या करते हैं, सीधा जाके एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के मल्टी एसेट फंड्स और बड़े मल्टी एसेट फंड्स हैं, पुराने मल्टी एसेट फंड्स हैं जो बार-बार जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमने देखा है बिल्कुल। बहुत सारा पैसा उन फंड्स में अभी आ रहा है। सो हमें वो बोलता है कि एक मैच्योरिटी मार्केट में है, और हमारे पार्टनर्स भी एक सही दिशा दिखा रहे हैं हमारे निवेशकों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन मल्टी एसेट फंड्स में आएँ, ताकि उनका डिसीजन इज़ टेकन केयर। बिल्कुल, और एक और अच्छी बात यह है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है 2025 में, और इसीलिए हमने उसका धुरंधर फंड नाम भी रखा था, क्योंकि उस कैटेगरी ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है, वो भी इतने वॉलेटाइल मार्केट में। तो ये एक बहुत बेहतरीन बात होती है। कुल मिलाकर थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एसेट एलोकेशन की इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी दर्शकों को बताने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।